बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है, हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे लीनियर इक्वेशंस पे। तो उसका एक उससे रिलेटेड एक लास्ट टॉपिक रह गया था, वो था होमोजीनियस सिस्टम वर्सेस नॉन होमोजीनियस सिस्टम। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, होमोजीनियस सिस्टम क्या है और नॉन होमोजीनियस सिस्टम क्या है। इस लेक्चर में आज हम इस पे दोनों के डिफरेंसेस पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम होमोजीनियस सिस्टम। सो होमोजीनियस सिस्टम याद रखना एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें तमाम कांस्टेंट टर्म्स जीरो के इक्वल होती हैं, जैसे यहाँ पे ये नजर आ रहा है। तमाम कांस्टेंट टर्म्स जो है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। ये होमोजीनियस सिस्टम की डेफिनेशन है। अब ये एक इक्वेशन है, a1x प्लस a2y प्लस a3z प्लस इसके बाद सेकंड इक्वेशन है b1x प्लस b2y प्लस b3z। ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन की जनरल फॉर्म 3(1x c2y c3z इज इक्वल टू जीरो। तो बताने का मकसद ये है कि जो सिस्टम जिसमें तमाम कांस्टेंट टर्म्स जो है वो जीरो के इक्वल हो, वैसे सिस्टम को हम कहते हैं होमोजीनियस सिस्टम। अब मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम, मतलब कि ये ए एक्स इज इक्वल टू ओ, ओ इज नल मैट्रिक्स। ये वो नल मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट टर्म्स क्या है, सारी जीरो जीरो है। ठीक है। ये ये इक्वेशन की राइट साइड में मैट्रिक्स कौन सी लिखी जाती है, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। तो यहाँ पे कांस्टेंट सारे जीरो हैं, सो दिस ओ इज नल मैट्रिक्स, क्योंकि सारी कांस्टेंट टर्म्स क्या है, जीरो है। और ये एक्स क्या था, ये एक्स थी कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। तो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं यहाँ पे इस लीनियर सिस्टम में, होमोजीनियस लीनियर सिस्टम में, एक्स वाई एंड जी। तो ये जो एक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है वेरिएबल्स की, एक्स वाई एंड जी। ठीक है। और ये जो ए है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये आपको आइडिया है कोफिशिएंट क्या है, इस लीनियर सिस्टम का कोफिशिएंट क्या है। फर्स्ट रो में a1 a2 a3, सेकंड में b1 b2 b3, थर्ड में c1 c2 एंड c। सो होमोजीनियस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए इक्वेशन क्या है, ax इज इक्वल टू o, o इज नल मैट्रिक्स। आगे चलते हैं। अब अब बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम। तो एक होमोजीनियस सिस्टम से रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चन आ गया, उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाए। ठीक है। सो याद रखना होमोजीनियस सिस्टम के लिए दो कंडीशन होती है, या तो डिटर्मिनेंट कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जीरो के इक्वल नहीं होगा, या फिर डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं है तो फिर क्या होगा। ठीक है। तो याद रखना है जो सोल्यूशन है होमोजीनियस सिस्टम का, होमोजीनियस सिस्टम के लिए आइदर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये ए क्या था, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स थी, अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं आता, नॉन जीरो आता है, तो ये चीज अच्छा। उससे पहले ये बात कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल नहीं आएगा, जैसे कि इस केस में है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल आ गया, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स वर्सेस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिफरेंस पता होना चाहिए कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स जीरो के इक्वल आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं आता, तो उस मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो बात कर रहे थे कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल नहीं आता, तो उस केस में याद रखना है कि एटलीस्ट वन सोल्यूशन एग्जिस्ट। if determinant of a for homogeneous system बात कर, for homogeneous system of if determinant of a is not equal to zero, in that case at least one solution will exist। ठीक है। जो आपका लीनियर सिस्टम होगा उसका एटलीस्ट वन सोल्यूशन होगा।
और उस सॉल्यूशन को हम ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। दोबारा बता देता हूँ कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो जीरो के इक्वल नहीं आता, मतलब कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उस केस में क्या होता है कि जो आपका लीनियर सिस्टम है, होमोजीनियस लीनियर सिस्टम, उसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, और उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन। ये टर्म याद रखना। सो ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है? अब ट्रिवियल या यूनिक सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है? ट्रिवियल सॉल्यूशन को जीरो सॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो नल मैट्रिक्स है ये जीरो जीरो के इक्वल है। तो जो आपके पास फाइनल आंसर आता है ना लीनियर सिस्टम का, वो नल मैट्रिक्स कह लो या जीरो जीरो ही आता है। सो जो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है उसको जीरो सॉल्यूशन भी कहते हैं, ये चीज याद रखनी है। ट्रिवियल सॉल्यूशन को जीरो सॉल्यूशन भी कहते हैं या फिर यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। ट्रिवियल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन। अब ट्रिवियल सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होता क्या है कि अगर वेरिएबल्स जो है इस एक लीनियर सिस्टम में जितने भी इन्वॉल्व है, ठीक है, अगर वो जीरो के इक्वल आ जाए तो ऐसे सॉल्यूशन को हम ट्रिवियल सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जांपल मैंने बात की। अब ये आप, मेरे पास एक एग्जांपल है, दो इक्वेशन है मेरे पास, x प्लस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये एक लीनियर सिस्टम है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं x एंड y और दो इक्वेशन। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, इस एग्जांपल में इसका डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट आया मेरे पास -7, इसका मतलब डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर डिटर्मिनेंट, मैंने अभी ऊपर बात की, इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज अ नॉन जीरो नंबर, देन जो आपके पास सॉल्यूशन आएगा, वेरिएबल्स की जो वैल्यूज आएंगी वो किसके इक्वल आएगी? जीरो के इक्वल आएंगी। तो आप जब सॉल्व करोगे आपके पास x भी जीरो आएगा और y भी जीरो आएगा जब इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन आया ये सॉल्यूशन यूनिक है, और इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, ये ट्रिवियल सॉल्यूशन है और यूनिक है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करके चेक कर लो, ये जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास जो आंसर आएगा वो ट्रिवियल सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये चीज याद रखनी है। अभी हम थे पहले केस में, ये हमने बात की कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो जीरो के इक्वल नहीं आता, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उस केस में देयर विल बी एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, और ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे ट्रिवियल या यूनिक सॉल्यूशन। ट्रिवियल या यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि जो वेरिएबल्स हैं लीनियर सिस्टम के, उनकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? जीरो के इक्वल आएगी, यानी जीरो सॉल्यूशन मिलेगा हमें। और वो तभी मिलेगा होमोजीनियस लीनियर सिस्टम के केस में जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सेकंड था हमारा कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल आ जाए फिर क्या होगा। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल आ गया तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सो इन दैट केस when determinant of a is equal to zero, then many infinite solution will exist. ठीक है, infinitely many solutions will exist. अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल आ जाता है तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे दे विल बी इन्फिनिटली मैनी, और इन सॉल्यूशंस को हम कहेंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, इन सॉल्यूशंस को हम कहेंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। दोबारा बता दूं कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल आ जाता है, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स हमें मिलती है, तो उस केस में इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेंगे, और उन सॉल्यूशंस को हम कहेंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इस केस में एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इस केस में इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे।
तो इस केस में जो सोल्यूशन होता है उसको ट्रिवियल सोल्यूशन, जीरो सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। और इस केस में जो सोल्यूशन होता है उसको हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल ये एक आपके पास लीनियर सिस्टम है जिसमें तीन इक्वेशंस हैं और तीन वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इनका जो सोल्यूशन आएगा, इनका जो सबसे पहले डिटर्मिनेंट लोगे, वो डिटर्मिनेंट आप जब चेक करोगे वो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन है वो कौन से सोल्यूशन मिलेंगे, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया इस लीनियर सिस्टम का, जीरो। और इस केस में हमें जीरो सोल्यूशन मिलेगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल नहीं हो। ठीक है, तो ये आपका था होमोजीनियस सिस्टम का डिफरेंस। ठीक है, ये होमोजीनियस सिस्टम में मैंने बात की कि उसके सॉल्यूशंस को कैसे निकाला जाए, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ होमोजीनियस सिस्टम। अब आते हैं अपने दूसरे सिस्टम की तरफ जो था नॉन होमोजीनियस सिस्टम। ये जो आपने पीछे गॉस जॉर्डन मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है ना, ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ही था ना। अब नॉन होमोजीनियस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एटलीस्ट वन कांस्टेंट टर्म नॉन जीरो। उसी तरह तीन इक्वेशंस, ठीक है, तीन ही वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई जी। ठीक है, अब होमोजीनियस सिस्टम में क्या था कि ये वाली इक्वेशन किसके इक्वल थी, जीरो के इक्वल। ये वाली इक्वेशन किसके इक्वल थी, जीरो के इक्वल। और ये वाली इक्वेशन किसके इक्वल थी, जीरो के इक्वल। और नॉन होमोजीनियस सिस्टम की डेफिनेशन ये है कि एटलीस्ट वन, इन तीनों में से कोई एक जो है वो नॉन जीरो हो, बाकी बेशक जीरो हो। मतलब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन जीरो के इक्वल है और इसकी कोई ना कोई वैल्यू है, इस वाली इक्वेशन की, वो इक्वल है D3 के। तो इस सिस्टम को हम कहेंगे होमोजीनियस सिस्टम। बेशक तीनों नॉन जीरो हो, बेशक दो नॉन जीरो हो, बेशक एक नॉन जीरो। सो एटलीस्ट वन DI, ठीक है, एटलीस्ट वन जो कांस्टेंट टर्म है ना, ये कांस्टेंट टर्म है ना, एटलीस्ट वन कांस्टेंट टर्म मस्ट बी नॉन जीरो। बेशक तीनों नॉन जीरो हो, बेशक दो नॉन जीरो हो। ठीक है, तो डेफिनेशन ये कहती है एक एटलीस्ट टर्म जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। दो भी हो सकती है या तीनों भी हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट वन टर्म मस्ट बी नॉन। ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम और होमोजीनियस सिस्टम में फर्क है। अब आगे बात करते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे AX इज इक्वल टू बी। उसमें AX इज इक्वल टू होमोजीनियस सिस्टम में यहाँ पे O था, नल मैट्रिक्स थी। ठीक है, यहाँ पे जो है B है, B इज द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। ये कांस्टेंट अभी मेरे अभी ऊपर जो मैंने इक्वेशन कंसीडर की उसके तीन कांस्टेंट थे ना, D1 D2 D3, यानी तीनों नॉन जीरो। लाजमी नहीं है तीनों ही नॉन जीरो। ठीक है, ये B के इक्वल है। और ये X क्या है, इज द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। तीन वेरिएबल्स थे, X Y एंड Z। ठीक है, और A क्या है, इट इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स। वो कैसे मिलेगी, ऐसे ही मिलेगी। अब ये है मैट्रिक्स, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, पहली रो क्या बनेगी, A1 A2 A3, सेकंड रो B1 B2 B3, थर्ड रो C1 C2 C3। ठीक है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब ये तो मैट्रिक्स की नोटेशन थी ना फॉर नॉन होमोजीनियस सिस्टम में X इज इक्वल टू B। अब दो सिनेरियोज होते हैं इन केस ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम। वो कौन से दो सिनेरियोज होते हैं, या तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता या फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ये बातें हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, हम पिछले लेक्चर में नॉन होमोजीनियस सिस्टम की ये दो बातें कर चुके हैं कि या तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम में सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करेगा एक जब डिटर्मिनेंट आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स का किसके इक्वल आ जाए, नॉन होमोजीनियस सिस्टम की बात करो, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आए, जीरो के इक्वल आए। एंड रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स
जो है वो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल ना, ठीक है, उस वक्त जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन में अक्सर दे दी जाती है एग्जांपल, लीनियर सिस्टम दे दिया जाता है, लीनियर नॉन होमोजेनियस सिस्टम, और पूछा जाता है कि बताओ कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो ये आपने कंडीशंस चेक करनी होती है, ठीक है। सोल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को इक्वल टू 0 होगा, दूसरा रैंक जो होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स का वो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ना, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ठीक है, वो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होगा। ये लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी, और ये हमने लास्ट लेक्चर में ये बात की थी कि जब रैंक कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होता, तो उस केस में जो सिस्टम होता है उसको हम क्या कहेंगे, जो सोल्यूशन मिलेगा उसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। और एक और हमने बात की थी कंसिस्टेंट सोल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन में ये फर्क है कि कंसिस्टेंट सोल्यूशन जो होता है वो एग्जिस्ट करता है, और जो इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब हमारा केस यही है कि सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब ये है कि ये इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन है, और दूसरा केस है सोल्यूशन एग्जिस्ट, इसका मतलब ये कंसिस्टेंट सोल्यूशन, ठीक है। सो सोल्यूशन जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमारा सोल्यूशन कौन सा होगा, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन होगा, और वो कब ऐसा होगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल होगा, और जो रैंक है कोफिशिएंट मैट्रिक्स का और रैंक जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का वो इक्वल नहीं है, उस केस में सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जांपल, ये एक एग्जांपल है, इसमें एक तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा, ठीक है, और दूसरा जब इसका आप रैंक लोगे, रैंक लेना आपको आता है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जब आप इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओगे उसका रैंक लोगे और उसके बाद आप इस मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे या तो गॉस एलिमिनेशन या गॉस जॉर्डन से, और उसका रैंक लोगे, तो वो रैंक आपस में इक्वल नहीं आएंगे, ये आप चेक कर सकते हो, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 0 आएगा इस एग्जांपल। तो इसका मतलब ये है कि जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा था जी सोल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। So if the solution does not exist, the system is said to be inconsistent system. And if the solution exists, तो उस सूरत में जो सोल्यूशन होगा वो कौन सा सोल्यूशन होगा, यहाँ लिखा नहीं है, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। इस केस में जो सोल्यूशन होगा उसको हम कहेंगे कंसिस्टेंट सोल्यूशन, और इस केस में जो है उसको हम कह रहे हैं इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन, ठीक है। और जब सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा उस वक्त जो डिटर्मिनेंट होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स की वो 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, नॉन जीरो, ये चीज याद रखनी है, डिटर्मिनेंट क्या होगी, नॉन जीरो, और जो रैंक आएगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स का वो रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, ये दो चीजें याद रखना, ठीक है। तो अब अगर रैंक इक्वल आएगा ना, दोनों रैंक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स का और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का, फिर उसमें भी दो आगे जो है वो सिनेरियो, दो केसेस, एक जो सोल्यूशन मिलेगा वो फाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा, एक जो सोल्यूशन मिलेगा वो इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या तो वो सॉल्यूशन फाइनाइट होगा या वो सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा, क्योंकि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन दो सिनेरियोज है, या फाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। कब होगा सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कब करता है, जब रैंक जो है वो इक्वल हो, रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल हो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इसमें फिर फर्दर दो जो केसेस है, फाइनाइट सॉल्यूशन और इनफाइनाइट। अब ये देखते हैं कि ये फाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा। फाइनाइट सॉल्यूशन उस वक्त होगा जब जो रैंक है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल हो, मतलब ये लेट्स सपोज इसका आप रैंक लेते हो, वेरिएबल्स कितने हैं, एक और दो, अगर रैंक भी 2 आए इस एग्जांपल में, और नंबर ऑफ अननाउन्स या वेरिएबल्स कितने हैं आपके पास, दो ही हैं, तो उस केस में जो सोल्यूशन होगा वो फाइनाइट सोल्यूशन होगा। जैसे ये एग्जांपल है, इसका जब आप सोल्यूशन निकालोगे, जो रैंक है वो नंबर ऑफ अननाउन्स, यानी नंबर ऑफ अननाउन्स क्या है, वेरिएबल्स अननाउन है, वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आएगा, तो इस सोल्यूशन को मैं कहूँगा फाइनाइट सोल्यूशन।
और इनफाइनाइट में क्या होगा, जो रैंक है वो इक्वल नहीं आएगा नंबर ऑफ अननाउंस। ठीक है, मतलब यहाँ पे अननाउंस कितने हैं, वेरिएबल्स कितने हैं, 2, और रैंक जो है ना इसका वो 2 नहीं आएगा इस मैट्रिक्स। रैंक आपको निकालना आता है। अब क्योंकि ये जो एग्जांपल है इसमें रैंक और नंबर ऑफ अननाउंस इक्वल नहीं है, तो इस सोल्यूशन को हम कहेंगे, जो सोल्यूशन हमें मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, तो ये था जी नॉन होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कशन की होमोजीनियस सिस्टम और नॉन होमोजीनियस सिस्टम में डिफरेंस क्या है। एक एग्जांपल हम कर लेते हैं होमोजीनियस सिस्टम से रिलेटेड। नॉन होमोजीनियस सिस्टम की तो आपने की हुई है, जो आप गॉस जॉर्डन और गॉस एलिमिनेशन मेथड लगाते रहे हो वो आप नॉन होमोजीनियस सिस्टम के लिए करते रहे हो पीछे। ठीक है, तो वो जरूरत नहीं है हमें। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं होमोजीनियस सिस्टम से रिलेटेड। प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे पास एक लीनियर होमोजीनियस सिस्टम है, इसको हमने सॉल्व कर, जो भी मैंने बातें बताई है उसको जहन में रखना है कि वो केस कब होगा और ये केस कब होगा। तो अब इसको हमने सॉल्व करना है। हमारे पास जो लीनियर सिस्टम है उसमें हमें 3 इक्वेशन दी हुई है। 2x plus 3y minus z is equal to 0, x minus y minus 2z is equal to 0, 3x plus y plus 3z is equal to 0। और नंबर ऑफ अननाउंस कितने हैं, वेरिएबल्स कितने हैं, 3, x, y एंड z। ठीक है, सबसे पहला काम होमोजीनियस सिस्टम में इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखूंगा, ax is equal to o। ठीक है, a क्या थी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स थी, x 3 वेरिएबल्स थे, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स x y z, और ओ क्या थी, नल मैट्रिक्स थी, क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म्स थी वो होमोजीनियस सिस्टम में जीरो होती है, यहाँ ऊपर भी जीरो थी, 0 0 0। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है ये देखो, ये 2, ये आ गया 2, फिर ये 3, फिर ये 3, ये -1 -1। सिमिलरली लास्ट रो में देखो, ये 3 है, 1 3 3 1 3 एंड इसी का सेकंड, ये थी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, ए एक्स इज इक्वल टू ओ। ठीक है, ए एक्स ओ। अब याद है मैंने दो बातें बताई थी कि अब हम चेक करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल है या डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल है तो इसका मतलब क्या था कि जो मैट्रिक्स है एक तो वो सिंगुलर है और दूसरा इसके इनफिनिट सॉल्यूशन होंगे। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने बताया था 0 के इक्वल नहीं आएगा, तो उस केस में जो मैट्रिक्स होगी उसको हम कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और जो सॉल्यूशन होगा उसको हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन या फिर ट्रिवियल सॉल्यूशन। एंड एट लीस्ट वन सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट। ये दो बातें मैंने बताई। तो अब चेक कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा हमारा केस बनता है। तो इसी कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया। डिटर्मिनेंट आपको लेना आता है, डिटेल में समझाया हुआ है। लेट्स सपोज ये पहला एलिमेंट में लेता हूँ मैं, अगेंस्ट रोज को कर रहा हूँ एक्सपेंड 2, तो मैं इसका कोफैक्टर ले लूंगा, यानी ये रो, ये कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ दूंगा, तो ये कोफैक्टर आ जाएगा इसका। इसको कैसे, कोफैक्टर को का डिटर्मिनेंट क्या है, -3 1 -1 मल्टीप्लाई 3 -2 1 मल्टीप्लाई -2, ये हुआ। सिमिलरली दूसरा एलिमेंट लिया, अब दूसरे एलिमेंट के साथ साइन नेगेटिव आएगा, वो मैं बता चुका हूँ क्यों नेगेटिव आएगा। ठीक है, और इसका आपने देखना है ना ऑर्डर इवन है या ऑड है। ठीक है, अब इसका A11 ऑर्डर था ना, सो 1 + 1 = 2, ये इवन है तो इसलिए यहाँ पे साइन प्लस आएगा। इसका क्या ऑर्डर है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो 1 + 2 = 3। अब आंसर क्या आया, ऑड। ऑड आएगा तो साइन क्या यूज होगा, नेगेटिव। यहाँ पे आ गया साइन नेगेटिव। ठीक है, ये साइन यहाँ पे प्लस है, ये -1 इसका अपना है, ये माइनस अपना है। यहाँ पे प्लस क्यों है, क्योंकि ये ऑर्डर क्या है, 1 3, यानी फर्स्ट रो सेकंड थर्ड कॉलम। तो 1 + 3 कितना हो गया, 4। 4 क्या है, इवन। इवन है तो पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, इसके साथ
प्लस माइनस, इस तरह को फैक्टर्स ले लेने। इसका को फैक्टर क्या बनेगा, ये कॉलम और ये रो छोड़ दोगे ये बनेगा, तो ये यहाँ पे वही चीज हुई है। खैर ये बातें हम डिस्कशन में हमारी हुई भी है इस पे। सो डिटर्मिनेंट कितना आया, -33। इसका मतलब ये हुआ हमारा कौन सा सिनेरियो बना कि डिटर्मिनेंट जो है वो क्या है, नॉन जीरो है। व्हेन डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो उस केस में हमारा जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है, ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। हम देख लेते हैं, हम इसको जरा देख लेते हैं कि बाकी यूनिक सोल्यूशन है या नहीं। तो अब एक चीज देखो, याद रखनी है कि कोई भी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं होता, ठीक है, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल नहीं होता, ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, तो उस मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो एग्जिस्ट करता है। जब हम आप इन्वर्स निकालते थे ना, तो हम दो चीजें देखते थे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है या जीरो के इक्वल नहीं, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ जाता था यानी सिंगुलर मैट्रिक्स मिलती थी, उस केस में हम कहते थे कि जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो नॉन जीरो आता था यानी जीरो के इक्वल नहीं आता था, तो इस केस में हम कहते थे कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, ठीक है, और इन्वर्स जो है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ये चीज याद है कि इस केस में इन्वर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अब मेरी मैट्रिक्स की क्या थी इक्वेशन, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो इस सिनेरियो में। अब क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो मैं दोनों साइड पे इनवर्स मल्टीप्लाई करा सकता हूँ, इस इक्वेशन की राइट लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। क्यों मल्टीप्लाई करा सकते हो इनवर्स, क्योंकि मेरा जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो है, ठीक है, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो दैट्स व्हाई मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। तो ये इनवर्स इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और ये ओ के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको बताई नहीं है कि जब भी ए इनवर्स को उसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो जो हमें आंसर मिलता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या थी, अगर 2 क्रॉस 2 की ड्रॉ करूँ 1 0 0 1, ये मैट्रिक्स कौन सी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मेन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, एंट्रीज 1 होगी और बाकी सारी 0 होंगी। ये 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो ए इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू आई। अच्छा, किसी भी मैट्रिक्स को किसी नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो ना तो आंसर नल मैट्रिक्स आता है। किसी भी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो जाएगा ना। सो ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय नल मैट्रिक्स, तो आंसर क्या मिलेगा, नल मैट्रिक्स, ठीक। सो याद रखना, इफ वी मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स विद नल मैट्रिक्स वी विल गेट नल मैट्रिक्स। तो ए इनवर्स को अगर नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराऊं तो नल मैट्रिक्स ही मिलेगी, ठीक है, क्योंकि नल मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स थे वो 0 0 थे, तो वो हमें नल मैट्रिक्स ही देंगे। और एक और बात कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिलेगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या था कि आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स थे वो 1 1 थे, तो जब आप 1 से मल्टीप्लाई कराते हो दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को तो वो वही मतलब चेंज नहीं होते। सो आई मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये तीन चीजें याद रखनी है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब आपने मल्टीप्लाई कराया, जब आपने इनवर्स को नल से कराया तो नल मैट्रिक्स, आई को जब एक्स मैट्रिक्स से करवाया तो एक्स मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब आपने अब वापिस आओ, यहाँ पे आपने इनवर्स को मल्टीप्लाई किया था दोनों साइड्स पे। अब ये देखो, ये ए इनवर्स इनटू ए, ये किसके इक्वल है, आई के इक्वल, तो इसकी जगह यहाँ पे आई आ गया और एक्स की जगह एक्स आ गया। सिमिलरली ए इनवर्स ऑफ नल मैट्रिक्स, ये किसके इक्वल था, ओ के,
तो इस जगह पे क्या आ गया, ओ आ गया। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, आई एक्स इज इक्वल टू ओ। अभी बात की कि आई एक्स किसके इक्वल आता है, एक्स के इक्वल आएगा। तो आई एक्स की जगह यहाँ पे क्या पुट कर दिया, एक्स, और नल मैट्रिक्स एज इट इज आ गया। ठीक है जी, ये नल मैट्रिक्स एज इट इज आ गया और आई एक्स की जगह एक्स आ गया, एक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स ओ किसके इक्वल था, 0 0 0। नल मैट्रिक्स यही थी ना, वो सारे जो कांस्टेंट टर्म्स थी वो जीरो थी, ये मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म्स थी, और एक्स क्या थी, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। तो ये वेरिएबल्स मेरे उस लीनियर सिस्टम के कौन कौन से थे, एक्स वाई एंड जी, और सब वेरिएबल्स किसके इक्वल थे, 0 0 के। तो वही प्रूव नहीं होगी। तो एक्स की जगह क्या आ गया, वेरिएबल्स, और ओ की जगह नल मैट्रिक्स की जगह 0 0। ठीक है, सो एक्स जीरो, इसका मतलब क्या है, एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, और जेड भी जीरो। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखूं तो 0 0। तो मैंने बताया था कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉन जीरो होगा, उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका यूनिक सोल्यूशन होंगे। यूनिक सोल्यूशन यानी ट्रिवियल सोल्यूशन, क्या मतलब कि आपके जो वेरिएबल्स हैं वो किसके इक्वल आएंगे, जीरो के इक्वल आएंगे। तो इस एग्जांपल में भी हमने वही देखा, हमारे वेरिएबल्स भी किसके इक्वल आ रहे हैं, जीरो के इक्वल। हमने इसको जो बात की उसको प्रूव भी करेंगे। तो ये था जी आपका होमोजीनियस लीनियर सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम। नॉन होमोजीनियस सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो आपने ऑलरेडी किए हुए, गॉस जॉर्डन और गॉस एलिमिनेशन मेथड से। उसमें आपको मैंने कहा था, आप उसमें भी पूछा जा सकता है कि बताओ कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और वो बातें भी मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस।